This सर्वप्रथम भगवान conference will धन्वंतरि now को be नमन करती recorded. हूँ और आप सभी आयुर्वेद प्रेमियों को मैं प्रणाम करती हूँ। अब मैं आपको ऐसे युवा वैद्य जो सभी का मतलब इनसे परिचय कराना चाहूंगी जो आयुर्वेद को अपनी माँ और चरक को आयुर्वेद की प्रतिमा मानने वाले। जी हाँ, आप सब पहचान गए होंगे मैं किसका परिचय आपसे कराने चाह रही हूँ। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा सर। सर आयुर्मानव आयुर्वेदा के फाउंडर हैं। तो अब हम बात करेंगे आजकल के समय में आयुर्वेद के साथ मॉडर्न दुनिया के साथ भी कनेक्ट रहना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में लोगों को आयुर्वेद की तरह से समझाते हैं तो उन्हें वात पित्त कफ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर आज हमें बताएंगे साइटोलॉजी इन आयुर्वेदा, यानी सेल के अंदर क्या क्या क्रियाएं चलती हैं उसको हम आयुर्वेद की तरह से समझेंगे कि किस तरह से सेलुलाइटिस का काम होता है और आयुर्वेद में कहाँ कहाँ किस किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। नमस्कार। एक्चुअली में जो आज का जो टॉपिक है वो साइटोलॉजी इन आयुर्वेदा है। इस साइटोलॉजी इन आयुर्वेदा एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको डिटेल में 1 घंटे या 2 घंटे में कवर करना मेरे हिसाब से मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी मैं आज जो कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है या कैंसर जैसी डिजीज है, इन डिजीज को रिलेट करते हुए मैं यहाँ आपको कुछ टॉपिक कवर करके दूंगा जो कि आप अगर उसको रिलेट कर पाएंगे तो आप बेस्ट जगह पर जा करके आप अपने तरीके से खुद की साइकोलॉजी डेवलप करेंगे और वो चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लंघन कर्म के ऊपर बनाया। लंघन कर्म को हम साइकोलॉजी के बेसिस पे देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि लंघन एक छोटी सी चीज है, आपको पीडीएफ शायद सभी लोगों को शेयर हो गई होगी, तो पीडीएफ को देखें। लंघन लंघन वर्ड को हम जो देखते हैं वो लंघन वर्ड में सिर्फ हम यही सोचते हैं कि अल्प आहार करना, लघु आहार करना, इस प्रकार की प्रोसेस जिससे कि हम अपने शरीर में यानी कि आमाशय में या पक्वाशय में जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल है उसका पाचन कर सके। लेकिन हमारे आचार्यों ने इतना डिटेल में जाकर के इसको बताया है कि जब हम सोचेंगे तो समझ लीजिए एक बियॉन्ड लेवल पे जाके उन्होंने सोचा होगा, ये हमें समझ में आता है। मैंने अपने लास्ट 2 सेशंस में एक पैथोलॉजी ऑफ कोविड और दूसरा जो चरक जी का जो कंसेप्ट था उसमें मैंने बताया था कि हमें आचार्यों की सोच पे जाकर के काम करना है। उन्होंने किस लेवल पे जाके सोचा है, एक रहस्यात्मक दुनिया में हमें घुसना है। सभी ने 12th में बायोलॉजी रही है सभी के पास, सभी ने सेल को पढ़ा है। सेल यानी कि साइटोलॉजी अगर सभी ने पढ़ी है तो शायद कोरिलेट कर पाए, नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा कंसेप्ट मैं यहाँ बताऊं। सभी चिकित्सा करते वक्त, सभी लोग चिकित्सा करते वक्त इस शरीर की चिकित्सा कर रहे होते हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई भी, मोस्टली लोग इस शरीर की चिकित्सा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि हमारे शरीर में जो सेल है वो सेल एक सबसे पहली यूनिट है जिससे हमारी बॉडी बनी है, लेकिन उस सेल का ट्रीटमेंट कोई नहीं करता, उस सेल के ट्रीटमेंट पर कोई नहीं जाता। लेकिन आचार्यों ने इतने डिटेल में जाकर के बोला है कि वात पित्त कफ ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे सेलुलर लेवल पे जाके होती है। हालांकि आचार्यों ने बताया कई कंट्रोवर्सीज ये आएंगी, कई क्वेश्चन ये आएंगे कि पक्वाशय स्थान हमारे वात का बोला है, अमाशय स्थान कफ का बोला है, ऐसे करके स्थान बताए हैं, तो फिर वो क्या हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जितने भी उन्होंने मुख्य स्थान बताए वो प्रोडक्शन हाउस ऑफ दोसाज है। वहां से हम सेल के लेवल पर जाकर के, सेल के लेवल पर जाकर के हम वहां के वात पित्त कफ को मैनेज कर सकते हैं। ये किसी का माइक ऑन है, कृपया कर उसे थोड़ा म्यूट कर ले ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं कि साइटोलॉजी इन आयुर्वेदा हमारी कोशिका के अंदर। सुमन अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, हमारी सेल के अंदर
कई प्रकार के ऑर्गेनल्स होते हैं, वो ऑर्गेनल्स बिल्कुल हमारे ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा लाइसोसोम। इस प्रकार की ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हुए वर्क करते हैं, हमारी सेल के अंदर वर्क करते हैं। तो इनको समझते हैं, वात, पित्त, कफ, तीनों के बारे में इन शॉर्ट आप सभी समझते हैं। वात का अगर एक मोटा मोटा रूप देखें तो ये गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वा गति गंधनेय करके हमने पढ़ा है। पित्त हमारे शरीर में ऊष्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही करके कफ हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बल और किसी भी प्रकार के फॉर्मेशन यानी किन्हीं चीजों के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम देखें कि इस प्रकार का सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे हो, तो आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखेंगे तो उसमें वात की क्रिया भी हो रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सेल से इनर सेल्स में जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वहां पे ऑक्सीसोम और कप्पा जो F1 पार्टिकल्स होते हैं, वहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो वो आप देखेंगे कि वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का या किसी भी प्रकार के एंजाइमेटिक प्रोसेस का, वो कहीं ना कहीं वात दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी सेल के अंदर जो साइक्लोसिस मूवमेंट चल रही होती है, वो साइक्लोसिस मूवमेंट कहीं ना कहीं जाकर के हमारे शरीर में वात दोष के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं पर जाकर के पित्त को देखें हम, पित्त का सीधा सा काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना, डाइजेशन करना। तो ये कौन कर रहा होता है वहां पर? आपने पढ़ा होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एनर्जी प्रोडक्शन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप रिलेट करके देख सकते हैं कि ये हमारे पित्त दोष को डिनोट करता है। दूसरी चीज हमने सभी ने पढ़ी है लाइसोसोम, और उसी के ऊपर ये लेक्चर होने वाला है इन डिटेल साइंटिफिक व्यू में, कि यदि आयुष मंत्रालय इस पर काम करेगा तो डेफिनेटली हम लंघन कर्म को एक अलग लेवल पे ले जाके काम कर सकते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि हमें गवर्नमेंट बिल्कुल परमिशन देती है तो मैं और मेरी टीम इस चीज को सेलुलर लेवल पर जाके, माइक्रोबायोलॉजी के लेवल पर जाके इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि लंघन कर्म करने के बाद एक व्यक्ति की हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट आता है, और एक वो व्यक्ति जिसने दिन भर फालतू की चीजें खाई हैं, उसने दिनचर्या को फॉलो नहीं किया है, वो किस प्रकार से बीमारी की चपेट में आ जाता है। ये सारी चीजें सेलुलर लेवल पे हम देख सकते हैं, कल्चर मीडियम में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम हमारी गोल्गी बॉडी से बनता है। गोल्गी बॉडी से वो एक ऐसा वेसाइकल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एसिड हाइड्रोलेज होता है। और इसी लाइसोसोम का काम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना। तो चलिए लंघन को समझते हैं। लंघन क्या है? लंघन एक्चुअली में सिंपल शब्दों में कहें तो लंघन का अर्थ होता है एक ऐसी प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी में, हमारे मेंटल लेवल पे लाइटनेस आती है, लघुता आती है। तो अब सभी लोग यही सोचेंगे कि लघु गुण तो वात दोष का है, पर वात दोष का लघु गुण है, अगर हम लंघन करते हैं तो वात दोष प्रकोपित हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए लंघन के लिए हमारे आचार्यों ने, आचार्य चरक, आचार्य भागवत, आचार्य सुश्रुत, सभी ने लिमिट दी है कि जब तक शरीर के बल का नाश ना हो तब तक लंघन कराना है। यदि शरीर का बल कमजोर होने लगा तो हमारा लंघन नहीं, वो कर्षण कहलाएगा। यदि हमने जरूरत से ज्यादा किसी को लघुता या लंघन करवा दिया तो वो लंघन ना होकर के कर्षण कहलाएगा, और कर्षण वात दोष को प्रकोपित करेगा और शरीर में अन्य धातुओं में कमी पैदा करेगा। आचार्य चरक ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला है सूत्र स्थान में, चतुष्प्रकारा संसुद्धि पिपासा मारत आत्मा पाचनान्य उपवासस्य व्यायामश्चेति लंघनम। लंघन केवल लघु आहार करना ही नहीं है, लंघन केवल भूखा रहना ही नहीं है। लंघन का अर्थ है चारों प्रकार की ऐसी पंचकर्म की प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे शरीर की क्लींजिंग हो, हमारे शरीर में लघुता उत्पन्न हो। दूसरा कि कोई व्यक्ति यदि उष्ण प्रवाह का सेवन भी करता है, जैसे मैं अभी
क्लिनिक से पेशेंट देखकर आता हूँ, आने के बाद अपने रूम में, इसी रूम में आकर के फैन ऑफ करके कुछ देर के लिए अपने शरीर से पसीना निकालता हूँ। शरीर से 3 ही द्वार हैं, मल, मूत्र और स्वेद। तीनों चीजों से ही हमारे शरीर की शुद्धि होने वाली है, तीनों चीजों को निकाल के। मल मूत्र पे तो सबका ध्यान जाता है, बट स्वेद पे किसी का नहीं जाता। इसी प्रकार से पाचन द्रव्यों के द्वारा भी हम लघुता उत्पन्न कर सकते हैं और उपवास के द्वारा भी लघुता उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है हमारे शास्त्रों में, व्रत। तो व्रत शब्द से लोग गलत समझ जाते हैं कि व्रत मतलब इस बॉडी को हल्का करना, भूखा रखना है। जो भी व्रत का अर्थ होता है अपने मन को फालतू विचारों में प्रेरित ना करना, ना जोड़ना, जिससे हमारे मानसिक स्तर पर मनोवैश्विक दृष्टि भी दूर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सोचे कि लंघन कर्म कराया क्यों जाता है। हमारे आचार्यों ने बोला है, इसको डिटेल में समझते हुए चलेंगे, कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो निदान होते हैं, जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, उनका सेवन करने से शरीर में आम तत्व बनता है। आम की आचार्य वागवट ने जो डेफिनेशन दी है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट डेफिनेशन कोई दे सकता है। आचार्य वागवट ने बोला है, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचकम। इस श्लोक को समझना, क्योंकि इस श्लोक को ही बोल के थोड़ी सी ही डिटेल हमारे टीकाकारों ने की है। इस श्लोक को मैं शायद डिटेल में ले जाऊंगा, तो समझना इस चीज को कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम। इस लाइन को ही समझ लीजिए, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन। यहाँ पर आचार्य ने ये क्यों नहीं बोला कि जाठराग्नेन अल्प बलत्वेन, धात्वाग्नेन अल्प बलत्वेन, क्योंकि हम तो आमाशय में आम का बनना समझ रहे हैं ना, कि आमाशय में आम बनेगा, उसको पचाना है, बस आम का काम तमाम हो गया। लेकिन आचार्य भागवत ने ऐसा क्यों नहीं बोला? भाई जाठरागणी तो यहीं पे हमारे, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन बोल के वो आगे बढ़ दिए। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाके एक सोच रखी है कि बॉडी के किसी भी पार्ट की यदि ऊष्मा का बल अल्प होता है तो 13 प्रकार की अग्नियां, 5 प्रकार के पित्त का काम अवरुद्ध हो जाएगा। चाहे वो जाठराग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, चाहे किसी भी प्रकार की अग्नि हो, उसकी अगर ऊष्मा में कमजोरी आती है तो हमारे शरीर की क्रियाएं अवरुद्ध होने लगेंगी। देन बोले हैं अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम पाचितम। और जो सप्त धातु पोषण क्रम है, उसमें प्रत्येक लेवल पे जो अग्नि लगती है उस धातु को परिणित करने में, वो धातु पूर्ण रूप से अपने नेक्स्ट धातु में चेंज नहीं हो पाएगी। फैट नहीं बन पाएगा, बोन्स का न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, हमारी रक्त धातु प्रॉपर नहीं बन पाएगी। और कोविड में हो क्या रहा है, आप किसी पेशेंट की अगर रिपोर्ट्स करा लें कंप्लीटली, आपको लिवर प्रोफाइल भी बिगड़ी मिलती है, आपको ब्लड प्रोफाइल भी बिगड़ी मिलती है। अब तो पेशेंट्स में काफी मैं देख रहा हूँ कि उनकी रीनल प्रोफाइल भी बिगड़ के आ रही है। कहीं ना कहीं धातु क्षय भी हो रहा है और एक अच्छे खासे लेवल पे हो रहा है। पेशेंट कोविड से तो कोविड से तो बच जाता है पेशेंट, लेकिन कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में सभी पेशेंट की कंप्लेंट आ रही है कि सर बॉडी में बहुत वीकनेस है, महीने महीने भर तक पेशेंट को वीकनेस आ रही है, और लेकिन उस चीज पे कोई जोर नहीं दे पा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप बोलेंगे दुष्ट अमाशय गतम रसमामम प्रचक्षते। अब यहाँ पे अमाशय का नाम क्यों दिया? तो मैंने पहले ही बोला था कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दोसास, अमाशय में आम का उत्पन्न होना रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां पाचक पित्त समान वायु का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होता है और आमाशय कफ का स्थान है। इसलिए समान वायु दीपन कर्म ना करके, पाचक पित्त पाचन कर्म ना करके, वहां पर कफ का पाचन तरीके से नहीं कर पाती, जिससे रस मामम प्रचक्षते, रस धातु का आम में परिणत होना पाया जाता है। यही सेम प्रोसेस हमारी सेल के अंदर हो रही होती है। सोचिए कि सेल के अंदर भी इस प्रकार से डेब्रीज, वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो रहे होते हैं। वो वेस्ट मटेरियल साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। साइटोप्लाज्म में वो जो वेस्ट मटेरियल घूमते हैं, तो उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए वहां एक ऑर्गेनल होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, और वो लाइसोसोम उन वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली डाइजेस्ट करता है। लेकिन ऐसा प्रॉपरली हम कई समय से खाने पीने में गलत चीजें करते रहते हैं, उसके बाद अपना शोधन कर्म नहीं कराते हैं, हम उष्ण जल का पान नहीं करते हैं,
तो लाइसोसोमल एक्टिविटी कम होने लगती है, उसका हाइड्रोलाइज एंजाइम डीएसिडिफाई होने लगता है। आम को आपने इस लेवल पे जाके समझा, अगर इस चीज को आप जाकर के सेलुलर लेवल पे लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली वहां समझ में आएगा। यही प्रोसेस हमारे प्रत्येक ऑर्गन्स में होती है। यही आम का एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे चिपकने से भी होती है। एक एंटीबॉडी अपनी एंटीजन बाइंडिंग साइट से वायरस या बैक्टीरिया को टच करके उसको मारने की प्रोसेस करती है, लेकिन वो आम तत्व की वजह से बाइंडिंग साइट्स ब्लॉक हो जाती हैं और जितना रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज को करना चाहिए वो एंटीबॉडीज उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, जिस वजह से ये कोरोना वायरस हमारी एंटीबॉडी के जो इम्यूनिटी बैरियर ब्रेक पॉइंट है उसको क्रॉस कर जाता है और जाकर के हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सेल के अंदर एंटर करने के बाद वही रेप्लिकेशन करता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन इस पर कोई जोर नहीं देता, तो ट्रीटमेंट में वो परफेक्शन नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए। प्रत्येक कोशिका के अंदर वात पित्त कफ भी बॉडी में रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो मैंने अभी आपको बताया। अब जरा समझिए कि वेस्ट मटेरियल हमारी सेल के अंदर इकट्ठा हो गया है। वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर इकट्ठा हो गया है, इतने काफी समय से हमने खाना खाया, खाते हुए ना तो उसके बारे में सोचा, टाइमिंग नहीं है। आचार्यों ने बोला है कालम भोजनम आरोग्य कारणम, लेकिन समय पे भोजन हमें नहीं करना है। निद्रा का सेवन करने के लिए बोला है कि निद्रा हेतु सुखम तुकम पुष्टिकासी बलाबलम, लेकिन उस पर भी हमें फोकस नहीं करना। रात के 12-1-2 बजे तक चल रहा है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, फेसबुक है, जो भी चला रहा है, ठीक है भाई, कोई जरूरी काम है तो चलाओ, नहीं है तो मत चलाओ। मैं रात के 12-1-2 बजे तक ठीक है चलाता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर कहीं ना कहीं रिसर्च नोबेल प्राइज के जो वीडियोस होते हैं उनको देखता हूँ। मेरे लिए अच्छा है, कंज्यूमिंग है, लेकिन उसके हिसाब से मैं अपने बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए सुबह मेडिटेशन, योगा ऐसी प्रोसेस करता हूँ, जिससे कि जो मैंने फालतू की चीजें रात में की हैं अपनी नींद को खराब करके कम से कम उसे कुछ हद तक तो कवर कर सकूं। तो ये चीजें जो रहती हैं, सोचिए कि लास्ट ईयर भी कोरोना का प्रकोप जो हुआ था वो बसंत ऋतु के आगमन पे हुआ था। इस साल भी कोरोना का प्रकोप जो हुआ है बसंत ऋतु के आगमन पे हुआ है, और कोरोना सबसे ज्यादा हैवी होता है ऋतु संधि काल में, क्योंकि ऋतु संधि काल ही एक ऐसा समय है जहां पर आम संचय बहुत तेजी से होने लगता है। अब सोचिए कि सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल भरमार मात्रा में पड़े हैं, जिसको आम तत्व बोल दें या फ्री रेडिकल्स बोल दें, और माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करना है। किस लिए? क्योंकि भाई हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ऐसे भी सेल के ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए उसकी एनर्जी तो चाहिए ना। अब वो एनर्जी सेल के ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन उस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसको, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है उसको अवरुद्ध करने का काम हमारा आम तत्व कर देता है। जो फ्री रेडिकल्स हैं वो वहां पर भी उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। अब इसको आयुर्वेद की दृष्टि से आप क्या कहोगे? जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो प्रोसेस क्या हो गई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, वो है वात दोष का कर्म। लेकिन उसको अवरोध पैदा कर दिया किसने? उसका अवरोध पैदा कर दिया हमारी बॉडी में आम तत्व ने या फ्री रेडिकल्स ने। तो इसको किस प्रकार की डायग्नोसिस से करेंगे? वात का कफ से अवरोध हो जाना। कफ यहाँ पर सामान्य कफ नहीं, आम तत्व का कफ, कि वात का कफ दोष से अवरोध हो जाने की वजह से वो प्रोसेस जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और वो एनर्जी गोल्गी बॉडी तक नहीं आ पा रही है। बॉडी को जितने लाइसोसोम एक्टिवेशन चाहिए वो लाइसोसोम एक्टिवेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, और लाइसोसोम के अंदर जो एसिडिक मटेरियल है, एसिड हाइड्रोलिज एंजाइम है, वो डी एसिडिफाई हो रहा है। अब सोचिए कि ऐसी कोशिका को हमने तैयार किया जो खुद ही बीमार है, लेकिन हम समझ नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो कोशिकाएं हमें उतना प्रॉब्लम पैदा नहीं कर रही हैं जब तक हम चल रहे हैं, या फिर हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आम के गुण आपने देखे होंगे, शरीर में गुरुता पैदा होना,
आपकी स्तमितता आ जाना, शरीर में थकावट सी पैदा होना, ये चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि एसी आ गया है, बढ़िया बढ़िया बेड है जिस पर सो करके थकावट मिटा लेते हैं, लेकिन कोशिका की तरफ कोई नहीं देख रहा कि शरीर के अंदर कोशिकाएं धीमे धीमे खत्म होने के कगार पे आ रही हैं। सेम यही प्रोसेस हमारे कैंसर टिश्यू डेवलप होने में बिल्कुल इसी प्रकार से होती है। इसके कुछ क्लिनिकल एविडेंस मैं आपको दूंगा जो लास्ट में बताए जाएंगे। अब आप समझिए कि ये प्रोसेस जो हो गई, इसी दौरान कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटीबॉडी के बैरियर को तोड़कर, आपकी इम्यूनिटी के बैरियर को तोड़कर वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सेल के अंदर एंटर करने के बाद उसे बढ़िया माहौल मिल जाता है कि यहाँ पर तो सब सुस्त पड़े हैं, सब सो रहे हैं। अब गोल्गी बॉडी से जाकर के मैं कहता हूं भाई तू भी ब्लॉक हो जा, और धीमे से जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके वहां पर अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसको बोलेंगे आमा इज रिस्पॉन्सिबल टू रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। आम दोष ही रिस्पॉन्सिबल है वायरस के रेप्लिकेशन के लिए। अदरवाइज वायरस एंटर होने के बाद वो अपनी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, जो एक सामान्य सी प्रोसेस है किसी वायरस की। मेम्ब्रेन डिसॉल्व करके जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल हमारे साइटोप्लाज्म में आता है। उस जेनेटिक मटेरियल को लाइसोसोम डिटेक्ट करता है, और लाइसोसोम डिटेक्ट करके उसे खाना शुरू कर देता है और डाइजेस्ट करता है। लेकिन अब प्रोसेस टोटल उल्टी हो गई, वो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर चला गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाकर के उसने अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर दिया। अब यही रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हो गया तो वो जाकर के लाइसोसोम को डीएसिडिफाई कर देता है, और लाइसोसोम के साथ लाइसोसोम उस समय इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो पूरी सेल को खत्म कर देता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुसाइडल वेग ऑफ सेल लाइसोसोम कहा जाता है। बायोलॉजी आपने भी पढ़ी है, बायोलॉजी मैंने भी पढ़ी, बस मैंने बायोलॉजी को आयुर्वेद में देखने की कोशिश की, या यूं कहूं कि आयुर्वेद को बायोलॉजी में देखने की कोशिश की। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि तो हमने एलोपैथी से लिया है। बिल्कुल गलत है, बायोलॉजी ब्रांच एलोपैथी की नहीं है, सामान्य विज्ञान है, तो हर किसी को आना चाहिए, है ना, क्योंकि ट्वेल्थ में हमने भी पढ़ा है और सभी लोग पढ़ते हैं, और हमारा कोई ऐसा विरोध भी नहीं है ज्ञान से कि ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन हमें खुद को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा, जो हमें इससे कोरिलेशन करके दिखाना ही पड़ेगा। अदरवाइज बात पे कफ उनको दिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य ने बोला है कि एक कर्म के आधार पर प्रदर्शित होते हैं। अब कर्म आप देख लो, उसके हिसाब से प्रत्येक ऑर्गन या ऑर्गेनल्स के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो वहां पर लाइसोसोम को ये डीएसिडिफाई करके ये वायरस हमारी और सेल्स में स्प्रेड हो जाता है, और फिर जाकर के इसी प्रोसेस को वो दोहराने लगता है। अब आप देखें कि इस चीज को हम क्या कर सकते हैं। एक नॉर्मल सी सेल, एक साधारण सेल, अगर कोई व्यक्ति लंघन कर्म पर आ जाता है, जो कि हम कोरोना में या ज्वर में या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस में हमारे आचार्यों ने पहले इस टाइप पे ही बोला है, निदान परिवर्जनम, संक्षिप्त क्रियोयोगो निदान परिवर्जनम। सबसे पहले तो उस कारण को रोक दो जिसकी वजह से रोग की उत्पत्ति हो रही है। इससे क्या होगा कि सेल्स के पास वो चीजें नहीं पहुंचेंगी जिससे उसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो सके। दूसरा, लंघन पर उस पेशेंट को स्थापित कर दो। लंघन बोले तो उसको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने के लिए बंद कर। जैसे आचार्य ने बोला है कि विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठम, कि भाई अगर किसी व्यक्ति को भय है, उसके शरीर में डर है, तो किसी भी कारण की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रोग पैदा कर लेगा। रोग पैदा नहीं होगा तो वो डर के ही मर जाएगा। ऐसे कई केस कोरोना के टाइम पीरियड में देखने को मिले हैं कि कुछ लोग सोच सोच के ही ऊपर चले गए कि भाई हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कल रिपोर्ट करा के आया कि पॉजिटिव आ गया। तो ऐसा लास्ट ईयर बहुत हुआ था, अब तो थोड़े लोग समझदार हो गए। तो विषाद रोग वर्धनम श्रेष्ठ, पहले आपको उसकी काउंसलिंग करनी है। आयुर्वेदिक वैद्य, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बेस्ट काउंसलर होता है, क्योंकि उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। एलोपैथी वाला एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शनर होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन अच्छा कर देगा, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छी अच्छी मेडिसिन लिख देगा। लेकिन आयुर्वेद का जो वैद्य होता है वो एक अच्छा काउंसलर होता है। तो अपनी ताकत को आप समझिए, पेशेंट को काउंसलिंग पहले करनी है
ताकि वो निदान परिवर्जन कर सके, मेंटल लेवल पे प्रिपेयर हो सके। दूसरी चीज, आचार्यों ने जैसा सिद्धांतों में कहा है कि हमें उस व्यक्ति को प्रॉपरली लंघन करा, लंघन में हमें उसे लघु आहार देने हैं, कुछ पाचक औषधियां देनी है और कुछ ऐसी एक्सरसाइज उसे बतानी है जिससे उसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी का ह्रास ना हो, ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, लेकिन उसकी बॉडी में वो जो लंघन के बाद सेल के अंदर लाइसोसोम एक्टिवेशन है वो होने लगे। क्योंकि एक सेल को वायरस अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बसंत ऋतु में ये आया था, सबसे अच्छा मौका था कि वहां पर वमन कर्म करते, प्रत्येक आम जनता वमन कर्म करती, हमारी चतुष्प्रकारा संशुद्धि वाला कंसेप्ट वहीं पे फॉलो हो जाता। देन उसके बाद संसर्जन क्रम पर स्थापित होते, संसर्जन क्रम पर स्थापित होने के बाद उन्हें पाचक औषधियों के साथ उनकी सेल को हेल्दी करने की प्रोसेस चलती। जैसा कि मैंने और मेरी फैमिली ने बसंत ऋतु आगमन पर यह प्रोसेस की थी। मैंने वहां पर खुद का वमन कर्म, अपनी फैमिली का वमन कर्म कराया और अभी भगवान धन्वंतरी की कृपा से हम सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। इवन मेरे बड़े भाई पुलिस में 24 घंटे में से कम 12 घंटे बाहर रह करके ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं एक वैद्य होकर के अपनी सेवाओं को सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब समझ लीजिए कि मेरा और मेरे भैया का एक्सपोजर कितना है। अगर हम ये चीज नहीं करते तो शायद अभी हम 2-3 बार तो पॉजिटिव आ ही जाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिद्धांत आचार्यों के 100% सत्य है जिसको हमने फॉलो किया और हम बचे रहे। तो अगर हम ये उस व्यक्ति को निदान परिवर्जन करा करके लंघन कर्म का स्थापित करते हैं और उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें जैसे कि सबसे अच्छा नारियल पानी हुआ, मूंग दाल का सूप हुआ, कुछ फ्रूट्स हुए, ये ऐसी चीज है उसे खिलाते हैं आचार्य चरक या आचार्य वागवट के कहे अनुसार। जैसा उन्होंने बोला था कि आमाशय को पूर्ण रूप से नहीं भरना है, आमाशय को पूर्ण रूप से नहीं भरना है, आपको उसका 1/3 हिस्सा खाली रखना है या 1/4 हिस्सा खाली रखना है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ आचार्य ने कहा। कुल मिला के उनका कहने का मतलब ये है कि जितना भूख लग रही है उससे आपको कम खाना है। स्पेशली नाइट में तो ये फॉलो कर ही सकते हैं और ऐसा हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉपरली लाइसोसोमल एक्टिवेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन बेस्ट लेवल पे होता है और जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा या कैंसर सेल डेवलप होने की प्रोसेस होगी, एंजियोजेनेसिस जो कैंसर में होती है वो एंजियोजेनेसिस डेवलप होने की कोशिश होगी, उसी समय पे लाइसोसोमल एक्टिवेशन उस चीज को खत्म कर देगा। अब जरा एक सोचिए, इमेजिन कीजिए कि वायरस हमारी सेल के अंदर आया, लाइसोसोमल एक्टिवेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया ने सिग्नल दिया, सिग्नल देने के बाद सीधा एनर्जी प्रोडक्शन किया, गोल्गी बॉडी पे एनर्जी आई, गोल्गी बॉडी ने कई वैक्यूल्स जनरेट की, वो वैक्यूल्स जनरेट करके लाइसोसोम्स बनाए और वो लाइसोसोम्स एक्टिव होकर के उस वायरस को खा लिए। इससे पहले क्या हो रहा था, वायरस अकेला आपके पास आ रहा था। वायरस के पास क्या क्या होता है, उसकी खुद की बॉडी में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, फॉस्फोलिपिड की लेयर, जेनेटिक मटेरियल जो कि कोरोना के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और फॉस्फोलिपिड की लेयर है, सिर्फ ये चीज लेके आ रहा है। बाकी अपना रेप्लिकेशन करने के बाद फॉस्फोलिपिड आपकी बॉडी से लेगा, अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी से बनवाएगा, मतलब आ वो रहा है बाहर से, काम पे लगा दिया आपको। इसको बोलते हैं सेल को हाईजैक कर लिया कि सब कुछ करवाएगा आपसे, आप नौकर बने रहोगे, घर आपका, खाना आपका, सब कुछ आपका, और वो बंदूक लगा करके बैठा है नहीं मेरे लिए खाना बनाओ, आपके मेमोरी को ही खत्म कर दिया सब कुछ और आप जाकर के उसके लिए बना रहे हो। अब अगर लाइसोसोमल एक्टिवेशन हुआ तो क्या होगा, हमने पहले निदान परिवर्जन कराया, हमने उसको लिपिड देना बंद करवा दिया। हम पहले ही बोलते हैं उस व्यक्ति से कि ऐसी चीजें नहीं खाना है जिसमें चिकनाहट हो, तला भुना चिकना भोजन नहीं खाना है। जैसा कि मैंने कोविड के पेशेंट्स के लिए एक पीडीएफ बनाई थी जो काफी आप वैद्यों तक पहुंच चुकी होगी, उस पीडीएफ में मैंने लिखा है तेलीय भोजन नहीं खाना। उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं कि मेरे मन में आया कि तेलीय भोजन नहीं खाना, वो सेलुलर लेवल पे जाके मैंने सोचा, वायरस के स्ट्रक्चर को जाके मैंने सोचा और देन एक्सपेरिमेंट किए, तो पेशेंट्स में ना तो कमजोरी आई, ना ही पेशेंट्स में
जो टाइम पीरियड था कि पेशेंट बहुत दिनों में रिकवर कर रहे थे, 2 से 3 दिन में फीवर टूटा, उनका सारे सिम्टम्स 5 से 6 दिन के अंदर खत्म होने लगे। सीवियर पेशेंट्स में SpO2 वैल्यू 5 दिन के मैक्सिमम 5 दिन के अंदर इंक्रीज हुई। और शायद मुझसे जुड़े कई वैद्य अगर ये सुन रहे हैं तो वो इस ग्रुप पे अगर शेयर करेंगे कि उन्होंने और मैंने मिलकर जिन पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने भी वो रिजल्ट 5 दिन के अंदर प्राप्त किए मैक्सिमम SpO2 लेवल के जाकर। तो ये कहीं ना कहीं उस परहेज को हमने फॉलो कराया। एलोपैथ में भी आप जाके देखिए कि पेशेंट जाके एडमिट होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या चलता है, NS चलाएंगे, RL चलाएंगे, DNS चलाएंगे, D10 चलाएंगे, D5 चलाएंगे या मल्टीविटामिन के कैप्सूल देंगे। उसे तेलीय तलीय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कराते, वो कहते दलिया खाओ ये खाओ, उनको नहीं मालूम। और पेशेंट खा नहीं सकता क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बेड पे डला है, वो या तो वो खा ले या ऑक्सीजन को ले ले अपने अंदर, तो उसको मजबूरी में वो खाना होता है, कहीं ना कहीं वो लंघन कर्म पे चला ही जाता है। तो हमने पेशेंट को लिपिड खिलाना बंद कर दिया, फैटी सब्सटेंस कम मात्रा में खिलाए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए नारियल पानी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह ये देना शुरू किया ताकि उसकी बॉडी में वीकनेस ना हो। अब जब लिपिड बॉडी में कम मात्रा में जाएगा तो वायरस अपने चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बनानी है जो उसको प्रोटेक्ट करती है वो प्रॉपरली नहीं बना पाएगा। दूसरा, आम तत्व जिस लिपिड की वजह से बनने हैं वो आम तत्व हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे। तो सोचिए कितना सुंदर सा सिद्धांत हमारे आचार्यों ने बनाया कि वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेशन होता है, गोल्गी बॉडी को वो ऑर्डर देता है, गोल्गी बॉडी ऑर्डर में आकर के तुरंत लाइसोजाइम बनाती है, लाइसोसोम का एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम एक्टिव होता है और जाकर के उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर लेता है और अंदर लेकर के उसको डाइजेस्ट करके उसके जितने भी जो RNA DNA हैं उसके अंदर जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन अमीनो एसिड्स को वो वायरस के अमीनो एसिड्स को लाइसोसोम हमारी बॉडी के यूज में ही उपयोग में ला लेता है। इसको तो ये बोला कि सामने वाला बंदा आया था हमें मारने, लेकिन उसको मार के उसकी बिरयानी बना ली और हमने अपनी कोशिका के अंदर दावत उड़ा दी। इतना बेस्ट सिद्धांत हमारे आचार्यों ने बनाया था, लेकिन इन सिद्धांतों पर फोकस हमने केवल एक शॉर्ट टर्म में जाके किया, जबकि लॉन्ग टर्म में हमें एक सेलुलर लेवल पर जाके अगर इसे समझते तो होता। अब एंड ऑफ द लास्ट सेशन, हालांकि साइकोलॉजी बहुत बड़ी है, फिर कभी समय मिला तो प्रत्येक ऑर्गेनल्स के ऊपर मैं आपको आयुर्वेद दिखाऊंगा और आयुर्वेद के कर्मों को मैं दिखाऊंगा, वहां पर आपको दोष भी दिखाऊंगा, अग्नि भी दिखाऊंगा। ये अब जरा एक चीज सोचें, पंच महाभूत के सिद्धांत को हम देखें। पंच महाभूत में हमने क्या देखा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आप सोचिए अग्नि की उत्पत्ति किससे हुई, आकाश, वायु, देन वायु के बाद अग्नि की, वायु के घर्षण से। वायु जब रगड़ती है आपस में किसी सब्सटेंस को, घर्षण से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अब सेल के अंदर जाके आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अदर एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया या साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये वात का कर्म है, यानी वायु का कर्म है, और इसके प्रभाव से ही एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके प्रभाव से ही हाइड्रोलेज एंजाइम अपना वर्क कर पा रहा है, लाइसोजाइम डीएसिडिफाई नहीं हो रहा है, उसके अंदर एसिडिक मीडियम बना है। तो कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा कि वात दोष की वजह से अग्नि प्रदीप्त हुई हो, अग्नि प्रदीपन हुआ हो। और ये अग्नि कौन सी हो सकती है, ये अग्नि भूताग्नि है। एक माइन्यूट लेवल पे पंच महाभूत के लिए रिस्पॉन्सिबल अग्नि भूताग्नि है। आपने जाठराग्नि देख ली, सभी समझते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन स्टोमक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ड्यूडेनम, आसानी समझ में आता है। बट डाइजेस्टिव प्रोसेस इन सेल इज कॉल्ड अ भूताग्नि, जो कि पाचक पित्त या पित्त के किसी भी पार्ट को आप मान लीजिए, डिटेल में जाएंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन पित्त के किसी भी प्रकार के कर्म को कराने के लिए भूताग्नि रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस प्रकार पे हमने भूताग्नि को भी समझा। अब सामने स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअली में 2016 में योशिनोरी ओशोमी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था ऑटोफैगी के ऊपर। हमने उस समय पर काफी सुना था, लेकिन
इसको सुन के समझ के कई वीडियो बने यूट्यूब पर, मैंने भी बनाया, मेरा एक चैनल है आयुर्मानव, जहां पर मैं आयुर्वेद से जुड़े डिफरेंट व्यूज और सबसे हटके कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ आफ्टर माय एक्सपीरियंसेस। मैंने भी बनाया, लेकिन उस समय कुछ लोगों के सिर के ऊपर से उड़ जाती है, इसलिए इतनी डिटेल में मैं नहीं गया। और चूंकि मेरे वीडियोस देखने वाले कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी हैं और कुछ आम जनता भी है, तो उनके आम जनता के तो सिर से ऊपर उड़ने ही वाली थी। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया वो ये चीज थी कि हमारी सेल में जब हम व्रत या उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारी सेल में फैगोमियर बनते हैं, और वो फैगोमियर बेस्ट मटेरियल्स को, डेब्रिज मटेरियल्स को जाके कैप्चर करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा सा जूम, बस बस बस। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फैगोमियर होते हैं वो जाके इसको एक सेल के द्वारा बाउंड करने की कोशिश करते हैं, और वो फैगोमियर चारों तरफ से एक सेल, डबल मेम्ब्रेन सेल जनरेट कर देते हैं। अब जितना भी मान लीजिए कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल हो या वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो किसके अंदर आ गए एक वैक्यूल के अंदर, जिसको फैगोसोम या ऑटोफैगोसोम हम समझ लेते हैं। अब ये ऑटोफैगोसोम किसके पास जाता है? लाइसोसोम के पास, और लाइसोसोम इसको ऐसे कवर कर लेता है जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हो। ये पीडीएफ में आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा, अगर जिनको चाहिए मुझसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लाइसोसोम ऑटोफैगोसोम के साथ बॉन्डिंग करता है, और ऑटोफैगोसोम हेलो हेलो सर, मेरे पैर में चोट लग गई है, मेरे पैर में चोट लग गई है, उसका इलाज बता दीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन आप ग्रुप में बाद में पूछिए, अभी मीटिंग चलने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। तो जो ऑटोफैगोसोम है उसको लाइसोसोम से बाइंडिंग होने के बाद, लाइसोसोम है वो लाइसोसोम एक लेवल पर जाकर के ऑटोफैगो लाइसोसोम जनरेट करता है, और ऑटोफैगो लाइसोसोम जो जनरेट होता है वो जाकर के डेब्रिज मटेरियल या डीएनए या आरएनए, जो भी पैथोजेंस के जेनेटिक मटेरियल हैं, उनको खत्म कर देता है, डाइजेस्ट करता है, और उनके जो अमीनो एसिड्स हैं उन अमीनो एसिड्स को बाहर निकाल देता है, ताकि सेल अपने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क में, अपने कई प्रकार के काम में उन्हें उपयोग कर सके। ये प्रोसेस हमारे साइंटिस्ट योशिनोरी ओशुमी जी ने बताई थी और इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार लिया। लेकिन कभी अगर इससे पहले हम लंघन कर्म को अगर समझ के प्रूफ करते तो शायद इंडिया को नोबेल पुरस्कार मिलता और आयुर्वेद का एक लेवल ऊंचा होता। लेकिन मिनिस्ट्री में कुछ लोग सोए हुए हैं, अब उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। आपको करना है, मुझे करना है, हम सभी को करना है। एक और थ्योरी आती है, डॉक्टर साहब थोड़ा इसको ज्यादा स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट फोटो जो है इसके बाद नेक्स्ट हाँ, ये डॉक्टर के अग्रवाल जी जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था, जो मैं देख रहा था, कि नेहान ऑल्टमॉन बॉनेट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। एक ये रिसर्च पेपर है जिसकी लिंक भी मैंने इस पीडीएफ में दी है। उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि लाइसोसोमल पाथवे को अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं, उनको शायद प्रोसेस नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद में लंघन दिया है जिससे एक्टिवेशन होता है, और अगर मिनिस्ट्री या कहीं मंत्रालय में बैठे लोग इस वीडियो को देख लें और अगर वो लंघन करवाने के बाद किसी भी व्यक्ति की सेल और एक डिजीज पर्सन की सेल में अगर वो स्टडी करें तो डेफिनेटली ये प्रोसेस उनको वहां दिख जाएगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। और अगर हमें मौका देते तो हम एक प्रूफ करके दिखाएंगे। तो नेहान आल्टमान ने बोला था कि अगर लाइसोसोम को हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो लाइसोसोम इस वायरस को, इस बैक्टीरिया को खत्म करने की अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता रखता है। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप जरूर इसे पढ़ना, और मैंने जितना समझा है उसके ऊपर जाके एक बार सोचना कि क्या इसमें और संभावनाएं दिख सकती हैं, क्योंकि पूरे कंप्लीटली मैं भी शायद नहीं पहुंच पाया हूँ। अलग अलग दिमाग, अलग अलग बुद्धियां, संभाषा जो प्रॉपर समय पर होती रही हैं, वो संभाषाएं यदि प्रॉपरली आप आपस में करेंगे तो शायद हम कुछ नई चीजों पे पहुंच पाएंगे। इसमें मैंने
दो फोटोज भी ऐसे डाले हैं इस पीडीएफ के अंदर, जिसमें एक सेल ऐसी है जिसके अंदर लंघन नहीं है, एक सेल ऐसी है जिसके अंदर लंघन कर्म हुआ है। तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन दिख जाएगा उस चीज का। अगर नहीं डाल पाया हूं मैं पीडीएफ में तो मैं आपको वो फोटोज अलग से प्रोवाइड करवा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप आयुर्वेद को एक अलग लेवल पर ले जाके चलें, ताकि आयुर्वेद को उन्हीं की लैंग्वेज में हम समझा सकें और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। धन्यवाद। सर रुकिए अभी। जी जी, थैंक यू सर। सर वेलकम। हाँ। जो भी लोग जिसको क्वेश्चन पूछना हो, जब तक सर मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें बीच में ना बोले, और जिसको पूछना वो बाद में पूछे, ग्रुप में मैसेज छोड़ दें। जब सर मीटिंग में बोल रहे हो उस टाइम पे ना बोले। अगर आपको बीच में मीटिंग में बोलना है तो मीटिंग ज्वाइन मत करिए, जिसको भी माइक ऑन करना है। तो आपके एक माइक ऑन करने से सबको डिस्टर्ब होता है। धन्यवाद। पूजा मैम। सर एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो जी सर जी, सभी के जो माइक्स हैं वो म्यूट कर दिए जाएं, जिससे कि इस तरीके की कोई दोबारा से पॉसिबिलिटी ही ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सबके होता है माइक कि म्यूट जब कर हम दिए जाते हैं, मगर वो अपने ऑन कर लेते हैं। क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को समझा रहे होते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी नहीं है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो शायद बुक्स में नहीं है, तो हमें एक फोकस करके उन चीजों को समझाना पड़ता है। अगर बीच में माइक ओपन हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, डिस्टरबेंस आता है, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी मेरे से छूट जाती है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक्स ऑफ कर लें। बाकी ग्रुप में सभी जुड़े हैं, मेरा नंबर सभी डॉक्टर्स के पास होगा, पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली हमेशा वैद्यों का सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारा ज्ञान वर्धन किया और हमें इतना इजी वे में समझाया साइटोलॉजी इन आयुर्वेदा के बारे में। थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी जीवन अमृत एवं यूथ वैद्य, जिनकी वजह से हम इन कार्यक्रम को अब इतनी सुगमता पूर्वक कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। किसी के अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्या किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में जिन लोगों ने मैसेज क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो अभी माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्लीज आप पूछिए, ये मुझे आपकी बताएंगे आवाज आ वात रही है। पित्त कफ थेरेपी कैसे हम करेंगे। जैसे एक सर आए थे, उन्होंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया पित्त होगा और ऐसे कुछ, तो प्लीज सर आप एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए सेलुलर लेवल पे वात पित्त जी का। जी 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 जी। एक्चुअली में हमारे जो दोष हैं उन दोषों को फिजिकली बॉडी में भी देखना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं ना। आचार्यों ने बोला है कि हमें किसी भी दोष को यदि समझना है तो उनके कर्म को देखना है, उनके जो वर्क है, उनकी जो वर्क प्रोसेस है उसको देखना है। अकेले माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं बोल दूं कि वो पित्त है तो आप एक्चुअली समझ नहीं पाए उस चीज को। वो वात और पित्त दोनों उसके अंदर दिख रहे हैं। जैसे आउटर सेल और इनर सेल्स के ऊपर क्रिस्टी होते हैं, उस क्रिस्टीज के ऊपर ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स होते हैं, जहां पर एटीपी जनरेशन होता है। और एटीपी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? एनर्जी के लिए, है ना। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाने के लिए हमें वात दोष की जरूरत पड़ती है। हमने एक श्लोक पढ़ा है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुआ वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदवत। जहां पर वात पित्त कफ है, तीनों चीज, उसमें से पित्त और कफ है, वो प्रॉपरली खुद के लेवल पर कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि वहां वात का कर्म नहीं दिखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो वात के थ्रू हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड मैंने यूज किया है। हमें वात के कर्म को देखना, वा गति गंधन योग, कि गति के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी में या प्रकृति में जो भी है वो वात दोष है ना। तो दूसरा, वहां पर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, देन उसको इस प्रकार से समझेंगे कि हमारे अमाशय में पाचक पित्त है। मान लीजिए हमारे जीआईटी में पाचक पित्त है,
पाचक पित्त होते हुए भी डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, इस चीज को समझते हैं। क्योंकि वहां पर समान वायु जो है, समान वायु अग्नि प्रदीप्त के लिए उतने लेवल पे नहीं है। वायु का प्रतिलोम हो रहा होगा कहीं ना कहीं, जिस वजह से पाचक पित्त प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा। ठीक इसी प्रकार हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य ऑर्गेनेल्स हैं, काफी हैं, गोल्गी बॉडी है या कोई भी, वहां पर पित्त वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं वात का कर्म अवरुद्ध है। तो इस चीज को हमें समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में जाके जब सेल के अंदर आप पढ़ना है इसको, है ना, ठीक है डॉक्टर साहब, तो वहां पर आपको कई एंजाइम्स ऐसे दिखेंगे जो कि इनर सेल्स में होते, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को भी करवाते हैं। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाना एक तरीके से कफ का भी काम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है, वो कफ का काम करता है। तो हर ऑर्गेनल के अंदर भी वात पित्त कफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल के अंदर, ऑर्गन के अंदर, ऑर्गेनल्स के अंदर भी वात पित्त कफ हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वात का कर्म, एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी सिंथेसिस पित्त का कर्म, प्रोटीन सिंथेसिस पित्त का कर्म, और उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो एज अ कफ वर्क करता है। जब हम डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे तो उसके अंदर भी हम वात पित्त कफ को देख पाएंगे। बस उसके कर्मों को आप देखना कि वात का कर्म क्या है, पित्त का क्या है और कफ का, इन तीनों के कर्म को आप प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक सेल और सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स में आप देखेंगे तो आप बहुत हद तक कोरिलेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ डॉक्टर साहब? थैंक यू सर। ओके, भावना जी, और किसी का क्वेश्चन है? राहुल जी, आपके Excuse जो me, sir. क्वेश्चन ग्रुप में थे, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर एम आई ऑडिबल टू यू? जी जी जी। सर जैसे बेसिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे तो हम ऑर्गेनल लेवल पे हम ये डिस्कस कर पाए कि वो जो है उसके अलग अलग जो ऑर्गेनल में पोर्शंस हैं वो वात पित्त कफ के हिसाब से कोरिलेट कर रहे हैं। बट हम एक ग्रॉस लेवल पे जैसे हम देखते हैं, या तो हम एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को देखते हैं या हम एक हेपेटिक सेल को देखते हैं, तो उस लेवल पे जाकर के हम इस तरीके की स्टडी अगर करते हैं तो सर वो तो एक रेवोल्यूशनरी रेडियोलॉजी में भी डिफरेंस आएगा। क्या आप उसके ऊपर थोड़ा सा गाइडेंस कर सकते हैं? देखिए सर, मैं एक्चुअली आपको बताऊं, अपने शरीर में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो यूकैरियोटिक होती हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसा बिहेव करती हैं। जैसे आरबीसीज वगैरह को देखें जिनके अंदर न्यूक्लियस की प्रॉब्लम होती है, आपने पढ़ा होगा, है ना। आपने सिर्फ दो टाइप की सेल्स पढ़ी होंगी, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, है ना। इसके अलावा कोई भी सेल, शायद मेरे ख्याल से ह्यूमन सेल या काऊ सेल या बफेलो सेल, ऐसे तो नहीं पढ़ी है। और प्रत्येक सेल अपने आप में एक सिंपल और सेम स्ट्रक्चर डिनोट करती है। आप अगर जाकर के देखें तो उसके अंदर सेलुलर ऑर्गन्स भी सेम होंगे, है, ऑर्गेनल्स भी सेम होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के अंदर चाहिए, गोल्गी बॉडी हर सेल के अंदर। जैसे आपने न्यूरॉन्स के लेवल पर जाके बोला, आप न्यूरॉन्स के लेवल पर भी जाओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज वर्क कर रहा होगा, वही गोल्गी बॉडी वही चीज वर्क कर रही है, क्योंकि प्रत्येक सेल को अपनी सेलुलर इम्यूनिटी चाहिए, अपनी प्रत्येक सेल को खुद की प्रोटेक्शन के लिए लाइसोसोम चाहिए। चाहे वो मैं अपनी आई बॉल की सेल को देख लूं, चाहे अपने नर्वस सिस्टम की सेल को देख लूं, चाहे मैं अपने लिवर की सेल को देख लूं, लेकिन वहां पर एक प्रॉपरली ऑर्गेनल के अंदर एक प्रॉपरली वर्क ज्यादा मात्रा में हो रहा हो। जैसे हेपेटोसाइट्स होती हैं, वो हेपेटोसाइट्स एक लेवल पर जाके पित्त की अधिकता में होती है। जब कोई व्यक्ति पित्त दोष जो होता है उससे संबंधित निदान का सेवन कर रहा होता है तो हेपेटोसाइट्स अपने आप को खत्म करने लगते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा होने लगता है। क्यों? लीथल डोज 50 प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, जो इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स होती है उसके अंदर, कि जो भी हम खाते हैं केमिकल, इवन उनकी मेडिसिन पैरासिटामोल भी खाई, अगर 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल ली है हमने तो 250 मिलीग्राम पैरासिटामोल लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो जाकर के वहां एसिडिक मीडियम जनरेट करेगी। तो देन वहां पर एक एसिडिक प्रोसेस में जनरेट हो जाती है। वो क्यों हुआ? अब आप कहेंगे कि यहाँ सेल अलग वहां सेल अलग वर्क कर रही है। वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर उस सेल को, वो बोलते हैं ना कि सेल को एक सिग्नल देने वाली चीज डिफरेंट है, कि पैरासिटामोल ने सिग्नल दिया वहां पर जाकर के एसिडिक मीडियम जनरेट करने का, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में लिवर सिरोसिस होने लगती है। तो हम वहां पर क्या करते हैं आयुर्वेद में,
हम वहां पर ब्रेचन करते हैं ताकि उसके अंदर जितना भी एसिडिक मटेरियल बन रहा है वो प्रॉपरली निकले। इस चीज को प्रत्येक सेल में आप जाकर के जोड़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी जो कहना चाह रहे हैं। और कोई डाउट डॉक्टर साहब? गॉट इट सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो जी हाँ सर, कि जब हाँ, हाई ग्रेड हेलो फीवर आता है तो हम अपने पैथोजेंस फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर बढ़ जाता है। तो उसको डाउन जी करने जी। फिर कितनी कितनी समय बाद हमें उसे वो डोज देनी चाहिए जिससे कि हाई ग्रेड फीवर कम होने लगे? हाँ सर, मेरा भी सेम क्वेश्चन है। आ, अभी हम पैरासिटामोल तो नहीं देना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में आयुर्वेद के जो सब वैद्य है सब ऐसा कहते हैं। तो फिर कौन सा टाइम ऐसा समझे कि जिस समय हम अपनी औषधि शुरू करें? मैं फीवर आपको एक से सिंपल सी रिलेटेड एक औषधि क्वेश्चन देता है। हूँ फीवर उतारने के लिए, है ना, जो आसानी से मिल जाएगी। आपने गोदंती भस्म का प्रयोग किया है? गोदंती भस्म से सभी परिचित हैं, है ना? एक्चुअली में मुझे भी गोदंती भस्म पे इतना विश्वास नहीं था कि वो ऐसा वर्क करती है, लेकिन इसका NCBI जो अपना रिसर्च साइट है उस पर जाके मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा, तो गोदंती भस्म में एक नीम गोदंती आती है, और वो कुछ नहीं, नीम के जो स्वरस होता है उस नीम के स्वरस को मिला करके गोदंती में उस पेस्ट में भावना दे करके उस भस्म को तैयार करते हैं। अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो गोदंती भस्म है। आप 2 ग्राम गोदंती भस्म हल्के गुनगुने पानी से दीजिए, बिल्कुल पैरासिटामोल जैसे फीवर उतारती है उसी तरीके से फीवर उतारेगी। और इस कोविड के टाइम में मैंने धड़ल्ले से एक्सपेरिमेंट किए और फीवर उतरे। दूसरी चीज, अगर ये भी नहीं है तो सुदर्शन चूर्ण बटी जो आती है अपनी, जो तिक्त रस प्रधान है, अभी बताऊंगा वो भी सेलुलर लेवल पे कि फीवर क्यों उतरा। कि तिक्त रस प्रधान है, उस 500 मिलीग्राम की टेबलेट यदि है, उसको 1 ग्राम तक की डोज में आप यूज कर सकते हैं। अमृता रेस्ट को आप 4 चम्मच यानी 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में लें और 2 टैबलेट या 1 टैबलेट खिलवा दें और पिलवा दें। उसके बाद चद्दर या कंबल या जो भी उसके पास है ओढ़ के लेट जाने को बोला, फीवर उतर जाएगा, डेफिनेटली उतरेगा। मैंने खुद का उतारा है और कई पेशेंट्स का उतारा। अब ये ऐसा सेलुलर लेवल पे जाके कैसे होता है? देखिए, कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन हो रही होती है तो उसके बीच में पायरोजेंस उत्पन्न होते हैं। पायरोजेंस, वो पायरोजेंस यस को सर, आप यस एज अ, है ना, आप उस पायरोजेंस को आम दोष की तरह देखिए, आम तत्व की तरह देखिए, फ्री रेडिकल्स की तरह देखिए। वो पायरोजेंस के रिफ्लेक्स में हमारी बॉडी में पायरेक्सिया की कंडीशन पैदा होती है। इसलिए डॉक्टर अनुज जैन सर हैं, अखिलेश भारद्वाज सर हैं, हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, वो सभी बोल रहे हैं कि 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जब तक ना जाए तब तक आप पैरासिटामोल का उपयोग ना करें। लेकिन मैं कहता हूं कि आप गोदंती भस्म का उपयोग किसी भी लेवल पे जाके कर सकते हैं, चाहे 100 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे उस पेशेंट का 99 पे हो, 99.5 पे हो, 100 डिग्री के ऊपर हो, तो आप गोदंती भस्म और सुदर्शन चूर्ण बट्टी का उपयोग करें। उसके ऊपर स्पंजिंग करना शुरू करें, फीवर बिल्कुल डाउन होता है। और फिर होता क्या है कि मैंने कई पेशेंटों को बताया कि आपको गोदंती भस्म लेनी है, ऐसे फीवर उतारना है, तो प्रॉब्लम क्या हुई उन लोगों के साथ, वो लोग इंतजार करते रहे कि 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाएगा जब हम गोदंती लेंगे, जबकि हमने एक लिमिट दी थी कि 100 डिग्री तक टेम्परेचर यदि जाता है तो आपको नहीं लेना है। लेकिन पेशेंट क्या कहता है कि पैरासिटामोल तो लेंगे, तो हमने एक लिमिट दे दी उनको कि चलो भैया 100 डिग्री के ऊपर जाए तब पैरासिटामोल ले लेना, उसके ऊपर नहीं लेना। लेकिन पेशेंट 100 डिग्री जाने का वेट करने लगा, उसका वेट ही नहीं करना है। जब आपको फीवरिश बॉडी लगे, आप कहना है गोदंती भस्म लो, फीवर को डाउन करो, क्योंकि गोदंती भस्म का आप रोल देखेंगे तो आम पाचन में भी उसका रोल आता है। सुदर्शन चूर्णवटी का देखेंगे तो तिक्त रस प्रधान है और तिक्त रस आम दोष का पाचन अच्छे तरीके से करता है। ओके डॉक्टर साहब, क्या मैं आपके डाउट को हाँ क्लियर कर सर, पाया हूँ? बच्चों में कितना डोज? जी सर, हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। बच्चों में कितना डोज देंगे सर? जी, गोदंती भस्म एक तो हेलो। एक सौम्य प्रकार की औषधि है, मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें डोज अगर आप ज्यादा भी दे देंगे तो बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। फिर भी जो मैंने अपने जो एक्सपीरियंस किया है, 1 ग्राम की मात्रा में आप बच्चों में दे सकते हैं। 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो 1 ग्राम की मात्रा में आप देखकर रिजल्ट ले सकते हैं। और सर 500 डिवाइडेड डोज? मिलीग्राम के आसपास, हाँ, डिवाइडेड डोज है। आप 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को, और जैसे मैंने बताया पैरासिटामोल के रूप में तो SOS आप यूज कर सकते हैं। ओके, है ना, ठीक है, जैसे थैंक यू सर। पैरासिटामोल नहीं यूज करनी है हमें तो SOS उसी में फॉर्म में आप गोदंती भस्म को यूज करें। और यदि उसको फीवर रिकरेंट मार रहा है, बार बार फीवर कर उसको
आ रहा है। तो कई वैद्य मेरे साथ शायद इसमें जुड़े भी हैं जो सुन रहे हैं, मैंने उनको वो फॉर्मूला बताया भी था कि गोदंती भस्म को 1 ग्राम QID फॉर्मेशन में दे दो, दिन में 4 बार दे दीजिए। अगले दिन से वो फीवर का जो टाइमिंग है, जो एपिसोड्स आ रहे हैं दिन में 3 या 4 बार आना, वो रिड्यूस होने लगेंगे। उसके तीसरे दिन जाकर के वो ओनली 1 टाइम आने लगेगा और चौथे दिन से जाकर के वो कम बिल्कुल ही हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें बॉडी को बॉडी के साम्यावस्था में लाकर ही ठीक करना है। हमें ये नहीं सोचना कि पेशेंट को तुरंत पैरासिटामोल दो, ये करो। इसकी वजह से होता क्या है, जो एक प्रोसेस होती है एंटीबॉडी को प्रोटेक्ट करने की, वो प्रोसेस खत्म हो जाती है। डॉक्टर सर प्लीज रिपीट। ओके, थैंक यू। हेलो, थैंक यू। अब जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो ग्रुप में पूछ सकता है प्लीज। सर बस ये गोदंती भस्म वाला जो 1 ग्राम QID डिवाइडेड डोज वाला था, एक बार ये रिपीट कर दीजिए। हाँ, ठीक ठीक, मैं बता देता हूँ। जब भी किसी को दिन में 3 से 4 बार फीवर आ रहा है, ऐसे कई केस आपको मिल रहे होंगे अभी रिसेंटली, और कई मिलते भी हैं, टाइफाइड में और मलेरिया में ऐसे केस मिलते हैं हमें देखने, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, तृतीयक चतुर्थक ज्वर जिसे अपन बोलते हैं। तो वहां पर आपको गोदंती भस्म 1 से 2 ग्राम मात्रा में दिन में 4 बार देना है। 3-3 घंटे के अंतर पर दे सकते हैं, 2-2 घंटे के अंतर पर दे सकते हैं। ये आप अपने पेशेंट को देखकर, उसके शरीर के बल को देखकर अपनी युक्ति से आप दे सकते हैं। इसको अगर आप 15 मिनट में भी दोबारा रिपीट कर दोगे तो कोई उसके ऊपर ये बोलते हैं ना साइड इफेक्ट नहीं आने वाला, इतनी अच्छी औषधि है। तो आप देंगे उसको QID फॉर्म में दिन में 4 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से, तो पेशेंट को पहले दिन के बाद दूसरे दिन जो 4 बार फीवर आ रहा था 3 बार या 2 बार में कन्वर्ट होगा। जो 103-104 डिग्री फीवर आ रहा था वो 101-102 के आसपास आके रुक जाएगा। हो सकता है 100 के ऊपर भी ना जाए, कई पेशेंट को मैंने देखा 100 के ऊपर भी नहीं गया। दूसरे दिन के बाद डेफिनेटली 100 के ऊपर नहीं जाता है ना। और गोदंती भस्म का उपयोग एज अ पैरासिटामोल आप करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप मेरा नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आप मेरे से पर्सनली कभी भी किसी भी समय पर पूछ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सेशन में आपने पूछे मैं सेशन में ही जवाब दूंगा, बाद में मैं नहीं दूंगा जवाब। तो मैं भी आपकी तरह हूँ, हो सकता है कुछ लोगों से मैं उम्र में छोटा भी हूँ, कुछ लोगों से बड़ा भी हूँ, कुछ के बराबर हूँ। तो एज अ फ्रेंड आप कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, जो मुझे नहीं आता मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। सीनियर्स से पूछ के, अपने गुरुजनों से पूछ के मैं उसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन गलत जवाब नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जिसके जो भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछ सकता है। और जैसा कि सर ने कहा है और सर के बारे में मैंने बताया है आप सभी को कि सर युवा वैद्य की सहायता में हमेशा तैयार रहते हैं। तो जिसको जो भी क्वेश्चन करना है प्लीज ग्रुप में पूछ सकता है। अभी इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।